Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, we are here in BS series. आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन कोर्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस की सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री के बाद हम इसका एम देखेंगे, फिर जनरल प्रिंसिपल देखेंगे, फिर इसकी टाइप पे बात करूंगा। तो स्टूडेंट हिस्ट्री पे बात करता हूं। इस मेथड को सबसे पहले यूज किया था जी अवेसे एंड आर होबे ने इन 1932 के अंदर फॉर द डिटेक्शन ऑफ लेड इन रॉक सैंपल। रॉक सैंपल के अंदर लेड को एनालाइज करने के लिए इस मेथड को यूज किया था। किसने यूज किया था? जी अवेसे एंड आर हॉबीज ने 1932 के अंदर। लेटर ऑन इस मेथड को यूज करके रॉक के अंदर सीरियम डिटरमिन किया बाय टू साइंटिस्ट, दैट इज एजे फ्रीडम एंड डी एन होम, HUMEDN होम। बात है 1950 की। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या था? ये हमारे पास हिस्ट्री थी आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस की। अब स्टूडेंट बात करेंगे कि इसका एम क्या है, यानी आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस को कब हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस इज यूजफुल टेक्निक इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक यूजफुल टेक्निक है। दिस टेक्निक इज सुटेबल वेयर कंपाउंड कैन बी आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म बट ओनली विद पुअर यील्ड। यानी इस टेक्निक को हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब किसी सैंपल से एनालिट को प्योर फॉर्म में सेपरेट किया जा सकता हो, लेकिन उस सैंपल से एनालिट की बहुत थोड़ी मिकदार अलग हो सकती हो, बहुत थोड़ी मिकदार अलग हो सकती हो, सारी की सारी मिकदार एनालिट की अलग नहीं हो सकती हो। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। तो स्टूडेंट मैं इसको इस तरह बयान करता हूं कि आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस इज यूजफुल एनालिटिकल टेक्निक। दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन analyte can be separated from sample in pure form but whole of the analyte cannot be separated। जब सारे का सारा एनालिट सेपरेट करना पॉसिबल ना हो, लेकिन जो सेपरेट किया जाए वो प्योर फॉर्म में हो, उस वक्त हम इस टेक्निक को क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है जनरल प्रिंसिपल कि ये किस तरह हम इसको इस एनालिसिस को किस तरह हम ऑपरेट करते हैं। आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं? हम स्टूडेंट सैंपल होता है हमारे पास, उस सैंपल में एनालिट का मैस हमने फाइंड करना होता है। अब उस सैंपल से सारा एनालिट अलग करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? हम नॉन अमाउंट ऑफ एनालिट जो है उसकी रेडियोएक्टिव फॉर्म की नॉन अमाउंट लेंगे कि नॉन अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव फॉर्म ऑफ एनालिट is mixed with sample having original analyte। हम नॉन अमाउंट रेडियोएक्टिव फॉर्म ऑफ एनालिट लेकर उसको सैंपल के साथ मिक्स करेंगे जिसमें हमारा एनालिट मौजूद है, इसको होमोजेनियसली मिक्स कर देंगे। फिर स्टूडेंट क्या करेंगे? अब इसमें कंडीशन है, जो रेडियोएक्टिव एनालिट की जो रेडियोएक्टिव फॉर्म हम मिक्स करें सैंपल के अंदर वो एग्जैक्टली सिमिलर हो केमिकली जिस तरह सैंपल के अंदर हमारा एनालिट होता है। यानी द एडेड रेडियोएक्टिव कंपोनेंट मस्ट बिहेव आइडेंटिकली टू द एनालिट ड्यूरिंग द सेपरेशन प्रोसेस। यानी हम उसको मिक्स करने के बाद अब सैंपल से एनालिट को सेपरेट करेंगे एज ए प्योर कंपोनेंट, एज ए प्योर कंपोनेंट। अब स्टूडेंट हम क्या कहेंगे? Analyte and radioactive component are chemically separated as a pure component। यानी जो हमने रेडियोएक्टिव फॉर्म ऐड की है सैंपल के अंदर, जो एनालिट है वो एक ही चीज है, एक एक्टिव फॉर्म है एक इनएक्टिव फॉर्म है।
तो उस एनालाइट को हम सेपरेट करेंगे इन प्योर फॉर्म। वो थोड़ा सेपरेट हो, हम उसे सेपरेट कर लें, लेकिन होना प्योर फॉर्म में चाहिए। अब सुनो हम क्या करेंगे कि इस एनालाइट को सैंपल से प्योर फॉर्म में सेपरेट कर देंगे, सैंपल के बाकी कंपोनेंट्स हम अलग कर लेंगे। अब सारे का सारा एनालाइट सैंपल से रिमूव करना इस मेथड में जरूरी नहीं होता। नॉट ऑल द एनालाइट इज नेसेसरी टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द सैंपल, बट जो सेपरेशन का प्रोडक्ट हो वो हाईली प्योर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेपरेटेड कंपोनेंट है एनालाइट का, जिसमें एक्टिव और इनएक्टिव दोनों फॉर्म हो सकती हैं, इसका मैच कर लेंगे। इसका मैच करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मैच करने के बाद इसकी हम एक्टिविटी फाइंड कर लेंगे। इसकी हम एक्टिविटी फाइंड कर लेंगे यूजिंग एनी अवेलेबल सुटेबल डिटेक्टर, न्यूक्लियर डिटेक्टर। न्यूक्लियर डिटेक्टर यूज करके उसकी हम क्या कर लेंगे, रेडियो एक्टिविटी फाइंड कर लेंगे। अब सुन, उस रेडियो एक्टिविटी से हम सैंपल के अंदर ओरिजिनल एनालाइट की मिकदार कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास जनरल प्रिंसिपल है आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस का। मैंने आपके लिए फ्लो शीट बनाई है। फिर देख लें स्टूडेंट, हमारे पास सैंपल होता है, इस सैंपल में हम जिस एनालाइट की मिकदार मालूम करने जा रहे हैं उसी की रेडियोएक्टिव फॉर्म मिक्स कर देंगे। इसको थारोली मिक्स करेंगे, हमारे पास मिक्सचर आएगा। ये जो रेडियोएक्टिव फॉर्म सैंपल में ऐड की है, सैंपल में मौजूद ओरिजिनल एनालाइट के साथ केमिकली आइडेंटिकल होनी चाहिए। अब इस मिक्सचर को हम केमिकली सेपरेट करेंगे, एनालाइट को अलग करेंगे। सारा एनालाइट अलग होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो एनालाइट अलग हो वो परफेक्टली प्योर होना चाहिए। इसकी हम सेपरेशन कर लेंगे, आइसोलेटेड कंपोनेंट का मैस मालूम कर लेंगे। उसका मैस मालूम करने के बाद उसकी एक्टिविटी फाइंड कर लेंगे। एक्टिविटीज को यूज करके हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सैंपल के अंदर एनालाइट की मिकदार मालूम कर लेंगे। यानी बेसिकली हमारे पास आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस इज मेनली यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो स्टूडेंट बात करता हूं टाइप ऑफ आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस जनरली 3 टाइप के होते हैं। आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से 3 टाइप के होते हैं? पहली टाइप होती है, उसे कहते हैं डायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। दूसरी टाइप को कहते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स इनडायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। इनवर्स आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस भी इसे कहते हैं, या इनडायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। तीसरी टाइप होती है, उसको हम कहते हैं सब स्टोइचियोमेट्रिक आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। सो आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस is generally classified into 3 types, that is direct isotopic dilution analysis, indirect isotopic dilution analysis, indirect isotopic dilution analysis। इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, IID है। inverse isotopic dilution analysis भी इसे कहते हैं, substoichiometric isotopic dilution analysis। तो स्टूडेंट इसमें से हम आज पहली टाइप पे बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, subscribe it right now, share with friend, like it and do ask any sort of problem in the comment section। ये चैनल आपको बेसिक केमिस्ट्री से लेकर एडवांस केमिस्ट्री तक क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करेगा। आपके कैरियर गाइडलाइन, कैरियर काउंसलिंग इस पे आएगी, मोटिवेशन स्पीच इस पे होती हैं, आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड गाइडलाइन भी यहां पे मिलेंगी कि बीएस के बाद, एमएससी के बाद, एमफिल के बाद आप अब्रॉड कहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं और कैसे इन अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बात करता हूं, किस पे बात करता हूं, डायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। स्टूडेंट बात करते हैं डायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। डायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस क्या होता है कि मेथड ऑफ quantitative analysis which depend
upon the addition of radioactive component to the sample is called direct isotopic dilution analysis। ऐसा क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस जिसमें सैंपल के अंदर हम रेडियोएक्टिव कंपोनेंट ऐड करें फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनालिट इन द सैंपल, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम नाम देंगे डायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। स्टूडेंट याद रखना, डायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस में हम रेडियोएक्टिव कंपोनेंट, रेडियोएक्टिव फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैंपल के अंदर जो हमारा एनालिट होता है उसकी रेडियोएक्टिव फॉर्म सैंपल में हम ऐड कर देते हैं और फिर इस मिक्सचर को प्यूरिफाई करके प्योर कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर लेते हैं जिसमें एक्टिव और इनएक्टिव दोनों फॉर्म होती हैं। अब ये जो मिक्सचर से हमने प्योर कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट यानी एनालिट हासिल किया जिसमें एक्टिव फॉर्म भी थी और नॉन एक्टिव फॉर्म जो कि ओरिजिनल सैंपल में थी वो भी थी, उससे हम रेडियोएक्टिविटी फाइंड करेंगे और उस आइसोलेटेड मिक्सचर का मैस फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस रेडियोएक्टिविटी और आइसोलेटेड जो मिक्सचर था इन प्योर फॉर्म, जो आइसोलेटेड कंपोनेंट था उसके मैस से और सैंपल का जो ओरिजिनल मैस है उस मैस से हम सैंपल के अंदर जो ओरिजिनल एनालिट का मैस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके लिए हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। लेट अस कंसीडर ए सैंपल। हमारे पास स्टूडेंट एक सैंपल है जिसका मैस W ग्राम है। हमारे पास एक सैंपल है जिसका मैस W ग्राम है। उस सैंपल में W1 ग्राम एनालिट है जो हमने फाइंड करना है कि एनालिट कितना है। अब स्टूडेंट इस सैंपल में हम क्या करेंगे, W1 स्टार ग्राम उस सैंपल में मौजूद एनालिट की रेडियोएक्टिव फॉर्म ऐड कर देंगे मेजर करके। नॉन क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव फॉर्म ऑफ एनालिट इज एडेड इन द सैंपल। वो क्वांटिटी क्या थी? W1 स्टार ग्राम। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसकी जो एक्टिविटी थी वो F1 थी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इस मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। सेपरेशन के बाद जो प्योर कंपोनेंट होगा उसका मैस मालूम करेंगे जो W2 ग्राम आएगा और ये जो सैंपल के अंदर रेडियोएक्टिव फॉर्म ऐड करने के बाद सेपरेशन से जो प्योर कंपोनेंट मिला उसका जो मैस W2 ग्राम था उसकी एक्टिविटी A2 थी, उसकी एक्टिविटी A2 थी। अब स्टूडेंट हमें पता है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल बिफोर इट इज मिक्स्ड विद द सैंपल इज, सैंपल के साथ मिक्स करने से पहले जो रेडियोएक्टिव फॉर्म थी उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या थी? उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी थी SA1 इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय W1 स्टार। ये रेडियोएक्टिव फॉर्म जब अभी हमने मिक्स नहीं किया था उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी थी। अब स्टूडेंट क्या हुआ, जब हमने इसको मिक्स करने के बाद सेपरेट कर लिया, जो प्योर कंपोनेंट हमने हासिल कर लिया, तो प्योर कंपोनेंट की रेडियोएक्टिविटी हमने फाइंड कर दी जो सेपरेशन के बाद मिला। उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी को SA2 कहेंगे। SA2 किसके बराबर होगा? A2 डिवाइडेड बाय W2। W2 हमारे पास वो मैस है जो सैंपल में रेडियोएक्टिव फॉर्म ऐड करने के बाद सेपरेशन से प्योर कंपोनेंट मिला जिसमें रेडियोएक्टिव फॉर्म भी है और ओरिजिनल एनालिट भी है। अब स्टूडेंट स्पेसिफिक एक्टिविटी याद रखना मैस पे डिपेंड नहीं करती, स्पेसिफिक एक्टिविटी कांस्टेंट होती है। स्पेसिफिक एक्टिविटी विल रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच प्योर कंपोनेंट वाज आइसोलेटेड। चूंकि ये एक्टिविटी पर यूनिट वेट होती है, अगर ज्यादा वेट आपने आइसोलेट किया तो एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, रेशो सेम रहेगी। एक्टिविटी और रेडियोएक्टिव कंपोनेंट के मैस की जो रेशो होती है उसे स्पेसिफिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये दोनों स्पेसिफिक एक्टिविटी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि शुरू में जो कंपोनेंट रेडियोएक्टिव कंपोनेंट का मैस था स्टूडेंट अगर वो ज्यादा था तो एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो आएगी
लेट रन जब आइसोलेशन कर ली, आइसोलेशन वाला जो वेट था W2 में बेसिकली दो वेट हो सकते हैं, इनएक्टिव फॉर्म का वेट हो सकता है और एक्टिव फॉर्म का वेट हो सकता है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी 2 इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W1 स्टार। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ सैंपल एंड रेडियोएक्टिव मिक्सचर, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ सैंपल एंड रेडियोएक्टिव मिक्सचर रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल आइसोलेशन। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मैस पे डिपेंड ही नहीं करती। अगर मैस कम हुआ तो एक्टिविटी भी कम होगी, तो रेशो कम आए। देखें लेट्स सपोज आपको मैं समझाता हूं कि मैस अगर 2 ग्राम है, एक्टिविटी 4 थी, तो क्या आंसर है स्टूडेंट 2। अब अगर मैस एक्टिव फॉर्म का कम है, 1 है, तो एक्टिविटी भी कम होगी, तो आंसर फिर भी क्या आएगा 2 आएगा। तो इसलिए एक्टिविटी बिफोर द जो प्यूरिफिकेशन है और आफ्टर द जो प्यूरिफिकेशन है वो सेम रहेगी। क्या मतलब स्टूडेंट, अब हमने क्या किया है, हमने इसको प्यूरिफाई जब नहीं किया, अभी मिक्सचर ही था, तो हम लिख सकते हैं अभी जब मिक्सचर ही था तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि शुरू में हमने जो मिक्सचर बना लिया, मिक्सचर की जो एक्टिविटी थी उसमें 2 वेट थे। वो 2 वेट कौन से थे? वो 2 वेट थे, एक एक्टिव कंपोनेंट का और एक इनएक्टिव कंपोनेंट का वेट था। तो सप्रेशन से पहले एक्टिविटी को मैं इसे 1 कह देता हूं। इसे 1 एक्चुअली बराबर होगी A1 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W1 स्टार, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट ये सप्रेशन से पहले का वेट था, ये सप्रेशन के बाद का वेट है। इसमें भी बेसिकली W1 और W1 स्टार दोनों हो सकते हैं। तो चूंकि इससे 1 बराबर होगा इससे 2 के, चूंकि स्पेसिफिक एक्टिविटी कांस्टेंट होती है, तो स्टूडेंट हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये स्पेसिफिक एक्टिविटी है बिफोर द सप्रेशन, ये स्पेसिफिक एक्टिविटी आफ्टर द सप्रेशन। तो हम स्पेसिफिक एक्टिविटी बिफोर द सप्रेशन क्या बनेगी, A1 W1 प्लस W1 स्टार इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय W2। ये स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां पे जरा गौर करना स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। हम स्टूडेंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, तो स्टूडेंट मेरे पास बनेगा W1 प्लस W1 स्टार into A2 इक्वल टू A1 into W2। ये मेरे पास बन गया। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है, यहां पे जरा गौर करना, ये इधर मल्टीप्लाई इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास बनेगा W1 प्लस W1 स्टार इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय A2 into W2। ये मेरे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखना यहां पे ये प्लस से इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो W1 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय A2 into W2 माइनस W1 वट स्टार। अब स्टूडेंट ये मेरे पास इक्वेशन है जिसको मैं यूज करके ओरिजिनल सैंपल के अंदर एनालिट का वेट फाइंड कर सकता हूं। देखना A1 मेरे पास एक्टिविटी है बिफोर द सप्रेशन, जब मैंने एनालिट ऐड किया था सैंपल के अंदर। A2 मेरे पास एक्टिविटी आफ्टर द सप्रेशन, प्रैक्टिकली मालूम किया। W2 क्या है, जब मिक्सचर को मैंने अलग किया था फॉर द एनालिट, जिसमें एक्टिव और इनएक्टिव दोनों फॉर्म हो सकती हैं। और स्टूडेंट W1 क्या है, ये रेडियोएक्टिव फॉर्म है जो शुरू में मैंने ऐड किया था। तो इस इक्वेशन को यूज करके मैं फाइंड कर सकता हूं स्टूडेंट, क्या फाइंड कर सकता हूं, वेट ऑफ एनालिट इन द सैंपल, जो कि प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले था। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं, इस इक्वेशन को स्पेसिफिक एक्टिविटी की टर्म में भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब स्टूडेंट देखना, अगर मैं क्या कर लूं, इक्वेशन 1 और 2 को रीअरेंज कर दूं, रीअरेंजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास क्या बनेगा, A1 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, SA1 इनटू W1 स्टार। A2 किसके बराबर हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा SA2 इनटू W2।
दैट इज आवर इक्वेशन नंबर, इसको ए का नाम दे दें। अब मैंने इक्वेशन 1 और 2 को रीअरेंज करके एक्टिविटी की वैल्यू निकाल दी। अब इस एक्टिविटी की वैल्यू इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं। तो W1 इक्वल टू A1 किसके बराबर है, SA1 इंटू W1 स्टार। A2 किसके बराबर है, SA2 इंटू W2 इंटू W2 माइनस W1 स्टार। W2 के साथ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास, W1 इक्वल टू SA1 डिवाइड बाई SA2 इनटू W1 स्टार माइनस W1 स्टार। ये मेरे पास रहेगा स्टूडेंट। अब W1 स्टार को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बनेगा W1 इक्वल टू W1 स्टार SA1 डिवाइड बाई SA2 माइनस 1। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को भी मैं यूज करके क्या कर सकता हूं, इस इक्वेशन को भी मैं यूज करके फाइंड कर सकता हूं mass ऑफ एनालिट इन द ओरिजिनल सैंपल। कैसे? अब स्टूडेंट ये और आसान इक्वेशन है, क्योंकि हम जिस भी एनालिट की बात करेंगे उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी हमें पता होगी, ये कांस्टेंट है, स्पेसिफिक एक्टिविटी कांस्टेंट होती है। अब बेसिकली क्या होगा कि स्पेसिफिक एक्टिविटी हमें पता है जी, नहीं तो हम इस तरह फाइंड कर लेंगे। अब क्या होगा, जो वेट हमने रेडियोएक्टिव आइसोटोप का डाला था, जो वेट हमने रेडियोएक्टिव आइसोटोप का ऐड किया था, वो हमने मेजर करके ऐड किया था। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम वेट फाइंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी बिफोर द सेपरेशन एंड आफ्टर द सेपरेशन लगा के हम इस तरह भी मैस फाइंड कर सकते हैं। इन दो इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज करके हम ओरिजिनल सैंपल में एनालिट का वेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा डायरेक्ट आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम टॉपिक आएगा इनवर्स आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस, फिर बात करूंगा सबस्टैचोमेट्रिक आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस, फिर इसके एडवांटेजेस पे बात करूंगा, इसकी लिमिटेशन पे बात करूंगा और इसकी एप्लीकेशन पे बात करूंगा। तो दैट ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।